27 मार्च 1977 दो लार्ज साइज प्लेन बोइंग 747 एक ही रनवे पर आ जाता है और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, एक जोरदार धमाका। ये वो दिन था जब 583 लोग अपनी जानें गंवाने वाले थे एक प्लेन एक्सीडेंट में, और ये बन जाता है वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट प्लेन एक्सीडेंट में से एक। इस डिजास्टर के पीछे कई सारे फैक्टर्स कंबाइन हुए, जैसे कि खराब मौसम, पुअर कम्युनिकेशन, ह्यूमन एरर और टेररिस्ट इंसिडेंट। ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होने की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, और इस डिजास्टर को क्रैश ऑफ द सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन, चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। दिन था 27 मार्च 1977। KLM फ्लाइट 4805 नीदरलैंड से उड़ान भरा, जिसमें 14 क्रू मेंबर्स थे और 235 पैसेंजर, इंक्लूडिंग 52 चिल्ड्रंस। इस फ्लाइट में दो पायलट थे, कैप्टन जैकोब जिनकी एज 50 ईयर्स थी और इनके पास 11,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, और दूसरे को पायलट क्लास मेयर्स, इनकी एज थी 42 ईयर्स और इनके पास 9,200 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर एक फ्लाइट इंजीनियर भी मौजूद थे जिनकी एज थी 48 ईयर्स और इनके पास था 17,031 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस। कैनरी एयरपोर्ट एक आइलैंड पर है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग घूमने आते हैं। अब वहीं दूसरी ओर जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैन एम फ्लाइट उड़ान भरता है कैनरी एयरपोर्ट के लिए। इस प्लेन में मोस्टली लोग रिटायर्ड एज के थे। इसमें 16 क्रू मेंबर और 380 पैसेंजर थे, इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रंस। इस फ्लाइट में भी दो कैप्टन थे, कैप्टन विक्टर जिनकी एज 56 ईयर्स थे और इनके पास 21,043 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, और दूसरे को पायलट रॉबर्ट ब्रैक जिनकी एज 39 ईयर्स थी और इनके पास 10,800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। और इस फ्लाइट में भी एक फ्लाइट इंजीनियर मौजूद थे, इनकी एज थी 46 ईयर्स और इनके पास था 15,210 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस। अब आखिर इतने ज़्यादा वेल क्वालिफाइड पायलट्स के होते हुए भी इतना बड़ा डिजास्टर कैसे हो गया? एक्चुअली जब KLM फ्लाइट कैनरी एयरपोर्ट के पास पहुंचा तो ATC ने उन्हें लैंड करने की परमिशन नहीं दी। एक्चुअली कैनरी एयरपोर्ट पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। यहाँ पर कैनरी एयरपोर्ट के अथॉरिटीज़ के पास एक कॉल आया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर एक बम है और वो बम कभी भी फट सकता है, और उसके कुछ ही मिनट बाद वो बम फटा और यहाँ पे 8 लोग इंजर्ड हो गए। अब यहाँ पे 8 लोग जैसे ही इंजर्ड हुए, उसके बाद फिर से एक और कॉल आया और उसमें फिर से यही बताया गया कि एक और बम है एयरपोर्ट पर और वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। अब इतना सुनते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरा एयरपोर्ट खाली करवाने लगे और जितने भी वहाँ पे प्लेन्स लैंड होने वाले थे उन्हें डाइवर्ट किया गया टेनरिफ एयरपोर्ट पर, क्योंकि कैनरी एयरपोर्ट से जो पास का एयरपोर्ट था वो टेनरिफ एयरपोर्ट था, तो इसीलिए सारे प्लेन्स को वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया। अब टेनरिफ एयरपोर्ट एक छोटा रीजनल एयरपोर्ट है जहाँ पर केवल और केवल एक ही रनवे मौजूद है, और यहाँ का मौसम बहुत ही खराब रहता है। यहाँ पे बहुत ही जल्द फॉग देखने को मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी लो होती है। अब KLM फ्लाइट को कैनरी एयरपोर्ट से टेनरिफ एयरपोर्ट पे डाइवर्ट कर दिया गया। अब KLM फ्लाइट के पायलट प्लेन को यहाँ पर लैंड कराते हैं, पर ये एक छोटा रीजनल एयरपोर्ट था, इस वजह से काफ़ी सारे प्लेन्स पहले से ही यहाँ पर लैंड कर चुके थे और यहाँ पे सारे प्लेन पार्किंग स्लॉट फुल हो चुके थे। तो इस वजह से जब KLM फ्लाइट को यहाँ पर लैंड कराया गया तब फिर उसको टैक्सी वे में ही पार्क कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सारे पार्किंग स्लॉट फुल हो चुके थे। अब यहाँ पर पैन एम फ्लाइट जो जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा था वो भी कैनरी एयरपोर्ट पर आ गया, और उनको भी ATC ने परमिशन नहीं दिया लैंड करने का। सिचुएशन को बताया और सिचुएशन को समझते हुए पैन एम के पायलट उन्होंने कहा ATC से कि हमारे पास अभी भी 2 घंटे का फ्यूल है, आप अगर कहें तो यहाँ पर हम होल्डिंग पैटर्न को फॉलो कर लें और यहाँ पे हम हवा में ही प्लेन को 2 घंटे तक घुमाते रहें, और उसके बाद जब यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तब फिर हम लोग लैंड कर लेंगे। पर ATC ने इन्हें मना कर दिया, ये बताते हुए कि यहाँ पर अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, अभी यहाँ पे कितना टाइम लगेगा हमें भी नहीं पता है, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप टेनरिफ एयरपोर्ट पर जाकर लैंड कर लें। और फिर सिचुएशन को समझते हुए पैन एम के पायलट टेनरिफ एयरपोर्ट पर चले आते हैं और वहाँ पे अपना प्लेन लैंड करते हैं। अब यहाँ पे पार्किंग स्लॉट तो पहले से ही फुल था, तो इसी वजह से KLM फ्लाइट के पीछे ही पैन एम फ्लाइट को पार्क कर दिया गया। यहाँ पे मैं आपको मैप दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये दोनों प्लेन पार्क हुए थे। यहाँ पे देखेंगे साइड में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आगे KLM फ्लाइट पार्क है और पीछे पैन एम फ्लाइट पार्क है। अब KLM के पायलट ने सोचा क्यों ना यहाँ पर हम फ्यूल भर लें, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही हमारा समय बर्बाद हो रहा है, तो इससे अच्छा हम यहाँ पर प्लेन में फ्यूल भरवा लेते हैं। तो उन्होंने फ्यूल भरवाने का प्रोसेस स्टार्ट किया और इस प्रोसेस में 35 मिनट लगने वाले थे,
और जैसे ही उन्होंने फ्यूल भराने का प्रोसेस स्टार्ट किया, उसी के जस्ट बाद यहाँ पे एक कॉल आया कैनरी एयरपोर्ट से कि वहाँ पर अब सिचुएशन सारा नॉर्मल हो चुका है, अब आप लोग लैंड कर सकते हैं। पर आपने मैप में देखा होगा KLM फ़्लाइट आगे पार्क था और पैन एम फ़्लाइट पीछे, जिसकी वजह से KLM फ़्लाइट को 35 मिनट लगने वाले थे फ्यूल भरने में। तो इस वजह से 35 मिनट लेट होने वाला था पैन एम फ़्लाइट को भी, क्योंकि KLM फ़्लाइट पहले निकलता, उसके बाद ही पैन एम फ़्लाइट पीछे से निकल सकता था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एयरपोर्ट का मैप दिखा देता हूँ, जिससे आपको टैक्सी वे, रनवे समझ में आना चाहिए और कहाँ कहाँ पर एग्जिट पॉइंट थे, ये सारी चीज़ें आपको पहले समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि रनवे से अटैच होता है टैक्सी वे, और इसको अटैच करने के लिए कुछ एग्जिट पॉइंट्स बने होते हैं। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा रनवे है। अगर बहुत ही बड़ा रनवे होगा तो वहाँ पे 4 से 5 एग्जिट पॉइंट होंगे, और अगर छोटा रनवे होगा तो वहाँ पे 2 से 3 एग्जिट पॉइंट होंगे। पर यहाँ पर अगर हम टेनरिफ एयरपोर्ट की बात करें तो टेनरिफ एयरपोर्ट में 4 एग्जिट पॉइंट थे, और इन्हीं एग्जिट पॉइंट से प्लेन को रनवे से टैक्सी वे पर लाया जाता है और टैक्सी वे से रनवे पर लाया जाता है। और अगर आप रनवे के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर देखोगे तो वहाँ से भी रनवे से टैक्सी वे और टैक्सी वे से रनवे पर जाया जा सकता है। पर यहाँ पर बीच बीच में 4 एग्जिट पॉइंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक रनवे जो होता है वो 10,000 फीट से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, और अगर वहाँ पर कोई छोटा प्लेन लैंड करता है तो वो ईजिली 2,000 फीट से लेकर 3,000 फीट के रनवे में रुक सकता है। तो उसे रनवे के एंडिंग पॉइंट पे ना जाना पड़े, इसीलिए ये एग्जिट पॉइंट बनाया जाता है कि यहाँ से वो एग्जिट करके ईजिली टैक्सी वे पर चले जाएं। अब स्टोरी पर फिर से वापस आते हैं। KLM फ़्लाइट में फ्यूल तो भर चुका था। अब यहाँ पर वेटिंग रूम से पैसेंजर्स KLM में सवार होने लगे, लेकिन इनमें से 4 पैसेंजर्स अभी भी मिसिंग थे। और थोड़ी देर बाद ये पता चला कि इन्हें टेनरिफ सिटी में ही रुकना था और इन्होंने अपना लगेज लेके एयरपोर्ट से एग्जिट ले लिया है। ये चारों लोग एक ही फैमिली मेंबर थे। अब KLM फ़्लाइट और पैन एम फ़्लाइट दोनों ही टेक ऑफ के लिए रेडी थे। अब पैन एम फ़्लाइट के सामने KLM फ़्लाइट पार्क था। अब इसलिए ATC ने KLM फ़्लाइट के पायलट को बोला, आप आके जाके 3rd एग्जिट से घूमकर रनवे पर आ जाइएगा और उसके बाद आप टेक ऑफ के पोजीशन में खड़े हो जाइएगा। और यहाँ पर मौसम बहुत ही ख़राब था। ATC की आवाज़ पायलट को सही से सुनाई नहीं दे रहा था, और इसलिए ATC से KLM के पायलट बार बार ये कंफर्म कर रहे थे कि 3rd एग्जिट से जाना है या फिर 1st एग्जिट से, क्योंकि वो इन दोनों शब्द के बीच में कंफ्यूज हो गए थे। तो इसी कंफ्यूजन को देखते हुए ATC ने उन्हें डायरेक्टली ये बोल दिया, आप सीधे चले जाइए रनवे के एंडिंग पॉइंट पर और वहाँ से 180 डिग्री टर्न लेकर टेक ऑफ पोजीशन में खड़े हो जाइए। इतना सुनते ही फिर KLM फ़्लाइट आगे निकल पड़ता है, और फिर ATC ने पैन एम के पायलट को भी ये ऑर्डर दिया कि आप KLM फ़्लाइट को फॉलो करते हुए उसके साथ ही चले जाइए। आप 3rd एग्जिट से घूमकर टैक्सी वे पर आ जाइएगा, और उसके बाद जब KLM टेक ऑफ कर लेगा आप टेक ऑफ पोजीशन पर आ जाइएगा, और फिर उसके बाद मेरे सिग्नल देने के बाद आप टेक ऑफ कर जाइएगा। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। एक्चुअली पैन एम फ़्लाइट के जो पायलट थे उन्हें भी 1st एग्जिट और 3rd एग्जिट में कंफ्यूजन हो गया, और वो भी बार बार ATC से कंफर्म कर रहे थे कि 1st एग्जिट से जाना है या फिर 3rd एग्जिट से जाना है। तो फिर ATC ने उन्हें कंफर्म करते हुए ये बताया कि आपको 3rd एग्जिट से जाना है, और ये बात पैन एम के पायलट को समझ में आ चुका था। अब धीरे धीरे पैन एम के पायलट आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, 1st एग्जिट 2nd एग्जिट क्रॉस करते हैं, पर यहाँ पर विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि पायलट को रनवे तक नहीं दिखाई दे रहा था। और जब 3rd एग्जिट आया तो पैन एम के पायलट को 3rd एग्जिट दिखा नहीं, और वो गलती से आगे निकल गए 3rd एग्जिट से। अब यहीं से गलतियाँ होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर पैन एम के पायलट आगे बढ़ गए 3rd एग्जिट से, क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, और यहाँ पर ना ही कोई लाइटिंग थी और ना ही कोई मार्किंग था। 1st और 2nd एग्जिट में तो मार्क भी था, पर 3rd एग्जिट में कोई मार्किंग नहीं था। और दूसरा जो यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम था कि यहाँ पर ग्राउंड रडार सिस्टम भी नहीं था। ग्राउंड रडार सिस्टम अगर यहाँ पर होता तो ATC के पास दोनों प्लेन का पोजीशन मालूम होता, और ATC उन्हें कंफर्म कर देते कि आप 3rd एग्जिट क्रॉस कर गए हैं या फिर 3rd एग्जिट आने वाला है, तो इजिली टर्न कर सकते थे। और यहाँ पे KLM के पायलट, पैन एम के पायलट और ATC ये तीनों लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि फॉग इतना ज़्यादा था, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी। 100 मीटर से कम की भी डिस्टेंस देखना मुश्किल हो जा रहा था पायलट के लिए। अब KLM के पायलट ने दूसरे पायलट से बोला, अब सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है, अब हमें टेक ऑफ कर लेना चाहिए। और 2nd पायलट ने बोला, अभी हमें ATC के ऑर्डर का वेट करना चाहिए। अब KLM के पायलट ATC से ग्राउंड क्लियरेंस के लिए परमिशन मांग रहे थे, पर यहीं पर ATC ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर होने वाला था। अब ATC ने गलती ये की थी कि क्लियर टू टेक ऑफ की जगह केवल और केवल टेक ऑफ शब्द का इस्तेमाल कर लिया, और इसी गलती की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर होने वाला था। एक्चुअली क्लियर टू टेक ऑफ का मतलब होता है कि
ग्राउंड क्लियर है, अभी आपको टेक ऑफ के लिए वेट करना है। और अगर केवल टेक ऑफ बोल दिया है तो इसका मतलब है कि आपको टेक ऑफ की परमिशन मिल चुकी है, अब आप यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। अब इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग काफी ज्यादा डिफरेंट है और यहीं से गलतियां होना स्टार्ट हुआ फिर से। अब यहाँ पर ATC ने टेक ऑफ वर्ड का इस्तेमाल कर लिया था। अब इसी वजह से KLM के पायलट ने भी टेक ऑफ का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। KLM के पायलट ने थ्रस्ट को ऊपर किया, ब्रेक को रिलीज किया और KLM धीरे धीरे स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया। अब सामने से पैन AM फ्लाइट भी आ रहा था। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि KLM के पायलट, पैन AM के पायलट और ATC ये तीनों लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे और ग्राउंड रडार सिस्टम ना होने की वजह से ATC को भी इन दोनों प्लेन्स की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं था। अब KLM टेक ऑफ कर रहा था और ATC को ये बात मालूम नहीं थी। ATC ने रिप्लाई दिया, स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू। अभी जो लास्ट का सेंटेंस था आई विल कॉल यू, ये KLM के पायलट सुन नहीं पाए क्योंकि उस समय कॉमन रेडियो कम्युनिकेशन की वजह से जो स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ आई विल कॉल यू था, इसका आई विल कॉल यू शब्द श्रिंक हो गया था और KLM के पायलट को ये सुनाई नहीं दिया और इससे कंफ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब KLM के पायलट को लग रहा था कि टेक ऑफ की परमिशन मिल चुकी है, पर सामने पैन AM फ्लाइट अभी भी टैक्सिंग कर रहा था। और फिर ATC ने पैन AM के पायलट को रिप्लाई दिया कि ठीक है, आपका क्लियर हो जाए तो हमें बताना। अब इतना सुनते ही KLM के पायलट हैरान हो गए और उन्होंने फिर कंफर्म करने के लिए पैन AM के पायलट से पूछा कि क्या आप अभी भी टैक्सिंग कर रहे हैं। और फिर पैन AM के पायलट बोले, ओ यस, हम अभी भी रनवे पर टैक्सिंग कर रहे हैं। और ये बात कहते ही KLM फ्लाइट पैन AM फ्लाइट के बेहद पास आ गया। इतना पास आ गया कि KLM के पायलट को पैन AM फ्लाइट क्लियरली दिखने लगा और KLM प्लेन इतना स्पीड पकड़ चुका था कि अब उसे रोक पाना नामुमकिन हो चुका था। और अब KLM के पायलट ने थ्रस्ट को ऊपर खींचा और एयरक्राफ्ट के नोज को भी ऊपर खींचा। अब KLM में अभी अभी फ्यूल भराया गया था, जिसकी वजह से प्लेन का वेट भी बढ़ चुका था। और जब पायलट ने थ्रस्ट को ऊपर किया तो प्लेन का पिछला हिस्सा तो रगड़ खाने लगा, पर अगला हिस्सा ऊपर उठ गया, पर इतना ऊपर नहीं उठ सका कि वो टेक ऑफ कर सके पैन AM फ्लाइट के ऊपर से। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, एक जोरदार धमाका। धमाका इतना बड़ा था कि पूरा रनवे आग के गोले में बदल गया। सारे पैसेंजर्स रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे थे क्योंकि कोई भी पैसेंजर प्लेन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। रेस्क्यू टीम जब आई तब वहां पर प्लेन दिख ही नहीं रहा था क्योंकि फॉग बहुत ही ज़्यादा था और विजिबिलिटी काफ़ी कम था। और पैन AM में जो फ्यूल भराया गया था, इसकी वजह से काफ़ी बड़ा आग वहां पर लग चुका था और उसी आग को देखते हुए रेस्क्यू टीम एक्सीडेंट पॉइंट पर पहुंचे। अब रेस्क्यू टीम ने प्लेन की कंडीशन और आग को देखते हुए ये समझ गए कि यहाँ पर किसी का भी बच पाना बेहद मुश्किल है। उधर पैन AM के फ्लाइट की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी थी क्योंकि उस प्लेन के आगे के हिस्से में अभी भी कुछ लोग जिंदा थे। तो रेस्क्यू टीम ने फटाफट उनको रेस्क्यू किया और यहाँ पर केवल और केवल इस एक्सीडेंट में 61 लोगों की जान बचाई जा सकी। यहाँ पर KLM के सारे पैसेंजर मारे गए, केवल वही 4 लोग की फैमिली बची थी जिन्होंने टेनेरिफ सिटी में ही एग्जिट ले लिया था। अब पैन AM के 396 लोगों में से 335 लोग मारे गए, केवल यहाँ पर 61 लोग इस डिजास्टर को सरवाइव कर सके, जिसमें से दोनों पायलट और फ्लाइट इंजीनियर भी शामिल थे। एक्चुअली पहले 70 लोग यहाँ पर सरवाइव कर चुके थे, पर 9 लोग की बाद में डेथ हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे इस डिजास्टर में। अब इस एक्सीडेंट के पीछे कैनरी एयरपोर्ट पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो भी एक सबसे बड़ा रीजन था। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती की वो KLM के पायलट ने की, उन्होंने टेक ऑफ की परमिशन लिए बिना ही टेक ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। और भी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, जैसे कि ग्राउंड रडार सिस्टम एयरपोर्ट पर ना होना, एयरपोर्ट पर सही से मार्किंग ना होना, एयरपोर्ट पर लाइटिंग ना होना। ये सारे रीजन थे जिनकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। और फिर एयरलाइन ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स को $58,000 से लेकर $600,000 तक का कंपनसेशन दिया गया। और इस डिजास्टर का जो कॉस्ट आया था वो ऑलमोस्ट $110 मिलियन था, जो कि आज के समय के अकॉर्डिंग $531 मिलियन होता है। हादसे में मारे गए लोगों के नाम वहाँ पर आज भी लिखा हुआ है। इन सभी के रिलेटिव्स आज भी टेनेरिफ सिटी में आते हैं इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये हादसा एविएशन के इतिहास में सबसे भयानक हादसों में से एक है। और अगर आपको मालूम नहीं है कि किस तरीके से फेक न्यूज़ स्प्रेड होता है और लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाया जाता है, तो आप ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल में कवर किया है किस तरीके से फेक न्यूज़ को स्प्रेड किया जाता है और क्या क्या उसके पीछे रीज़न होता है। थैंक यू।